शिक्षकगण एवं प्रिय मित्रों, आप सभी को सुप्रभात। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच कुछ विशेष अतिथिगण पधारे हैं। नवोदय विद्यालय परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं रिद्धिता सिंह और मैं रानी पटेल अतिथिगणों का हृदय के अंतःस्थल से स्वागत करता है। आज का यह शुभ दिन हमारे देश की लोकतांत्रिक आत्मा ग्राम सभा को समझने, जीने और मंचित करने का अपूर्व अवसर लेकर आई है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय एवं जनजाति कार्य मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मॉडल यूथ ग्राम सभा के संचालन हेतु हम सब एकत्रित हुए हैं, जहां हमारे छात्र और छात्राएं भविष्य के नेतृत्व की पहली सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं। जहां मिट्टी से महक उठे जन जन का स्वाभिमान, जहां संवादों में बसता है हर ग्राम का उत्थान, वही सभ्यता वही संस्कृति आज यहाँ साकार। युवा मन की शक्ति से होगा नया सृजन सवार। जी हाँ रिदिता, आपने ठीक कहा। आज का युवा ही कल का भारत है। यही बच्चे कल पायलट, वैज्ञानिक, शिक्षक, IAS, अभिनेता और नेता बनकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और वहां तक जाने की शुरुआत यहीं से होगी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हमारी भारतीय परंपरा किसी भी शुभ कार्य से पहले ईश वंदना सिखाती है। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है, अपना भारतवर्ष है। तो कार्यक्रम का शुभारंभ हम अपनी मातृभूमि की वंदना से करेंगे। वह भूमि जिसने हमें प्राण, परंपरा और पहचान दी, जो हम सबकी शक्ति है, श्रद्धा है, राष्ट्र है। मैं हमारे मुख्य अतिथि विद्यालय के प्राचार्य महोदय तथा सभी गरिमामय अतिथियों को भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन
जिला पंचायत मेंबर और सभी अतिथिगणों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये हमारे जो नन्हे मुन्ने राही है, ये एक दिन देश की विशाल इस व्यवस्था के अंग बनेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं और सभी को प्रेरणा देते हुए, आशीर्वाद देते हुए पुनः एक बार आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आज इस मॉडल यूथ ग्राम सभा के अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं। आज हम जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा कैसे चलती है और कैसे कार्य करती है, ग्रामीण स्तर पर कैसे कार्य किया जाता है, तथा मैं इस के साथ धुनेठा ग्राम पंचायत के सरपंच महोदया या भैंसलोर में सरपंच महोदया श्रीमती सविता भरत भाई पटेल को मंच पर बुलाना चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि बच्चों को ग्राम पंचायत के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा जानकारी दें या आशीर्वाद प्रदान करें। आज जवाहरलाल नवोदय स्कूल में मॉडल यूथ ग्राम सभा का आयोजन बहुत ही अच्छी तरह से किया जा रहा है। भैंसलोर ग्राम पंचायत के सरपंच सविता बेन, धुनेठा जिला पंचायत के मेंबर्स मीनाक्षी बेन, यहाँ मेरे साड़ा के प्रिंसिपल, आचार्यों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, लोकतंत्र की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह पंचायत राज और पंचायत में किस तरह काम होता है उसके बारे में बच्चों को माहिती देने के लिए आज जो कार्यक्रम रखा, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिस तरह हमारा देश में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व और उनका आह्वान है कि ग्राउंड लेवल से बच्चों को गांव के प्रधान से किस तरह पंचायत में कामकाज होते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और उसके अनुसंधान में आज ये लोकतंत्र पाठशाला का आयोजन किया गया। सही में जिस तरह हर बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारे ग्राम पंचायत में किस तरह काम होता है और किस तरह हम हमारे पंचायत को डेवलप करें, उसके बारे में जानकारी आज इसमें पूरी टीम की ये कमेटी बनाई गई है। सरपंच स्टूडेंट में से सरपंच एक बनेगा, डेप्यूटी सरपंच, मेंबर्स, ये सारे चीज़ बहुत ही अच्छा सजावट से बनाया गया है और इससे सभी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि पंचायत राज और पंचायत किस तरह चलेगी। और ये जरूरी था कि हमारे देश के हर बच्चा जाने कि हमारे पंचायतों में किस तरह काम होता है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्यक्रम आपका है, पर मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने जो ये लोकतंत्र की पाठशाला रखी और उससे बच्चे को काफ़ी सीखने को मिलेगा और हमारा बच्चा ये हमारे आने वाला भविष्य है और हमारे देश को आगे ले जाने के लिए वो हमारे बच्चे का ही उसमें काफ़ी योगदान रहेगा और बच्चे को इस तरह आज लोकतंत्र की पाठशाला पढ़ाएंगे और मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
ग्राम सभा की बैठक पंचायत भवन में होगी। सभा का समय रहेगा सुबह के 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। सभा में गांव के विकास से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। आप सभी से अनुरोध है कि जरूर पधारें। सुनो सुनो सुनो, सभी ग्रामवासी ध्यान दें। कल 25 नवंबर को ग्राम सभा की बैठक पंचायत भवन में होगी। आप सभी से निवेदन है कि सुबह 11 बजे आ जाए। समय 11 बजे से सुबह दोपहर के 1 बजे तक रहेगा। सभा के बैठक में गांव के विकास से जुड़ी सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। आप सभी से निवेदन है कि जरूर पधारें। बुनियादी तो हो गई, अब चलते हैं दिनांक 25 नवंबर 2025 की सुबह 11 बजे, जहां ग्राम सभा प्रारंभ होने वाली है। सामने रखेंगे और सरपंच उप सरपंच उन समस्याओं पर चर्चा करके उनका समाधान निकालने का प्रयत्न करेंगे। ये समस्या एवं पात्र वास्तविक नहीं है। कार्यक्रम को विश्वसनीय बनाने के लिए हमने कुछ स्थानों एवं व्यक्तियों के नाम लिए हैं जो पूर्णतः काल्पनिक हैं। आज के कार्यक्रम से हम सीखेंगे कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसे समस्याएं रखी जाती हैं, कैसे जनहित के प्रस्ताव पारित होते हैं और कैसे एक ग्राम अपनी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। जिस युवा के हाथ में हो संस्कारों की रोशनी, उसी के संग बदलती है भविष्य की धरती। चलिए आज उसी उजाले का आरंभ करें। युवा ग्राम सभा की यह अनुक्रम प्रस्तुति अब आदर पूर्वक मैं मंच सौंपती हूँ हमारी मॉडल यूथ ग्राम सभा के नवनिर्वाचित सरपंच दर्शना बेन तथा उनकी टीम को। आदरणीय सरपंच महोदय, कृपया ग्राम सभा के विविध संचालन का शुभारंभ करें। आज की सभा में हम पिछली सभा में लिए गए निर्णयों एवं उसकी कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। नए मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, आपकी समस्याएं सुनेंगे एवं उन्हें सुलझाने का प्रयास करेंगे। अब मैं सचिव जी से निवेदन करूंगी कि वो पिछली ग्राम सभा की बैठक में लिए गए निर्णयों की विषय पर सभा को आगे बढ़ाए। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों का मेरा नमस्कार। महोदया, पिछले बैठक में जिन भी समस्याओं पर चर्चा की गई थी उन सभी समस्याओं का हल निकालने की हमने पूरी कोशिश की है। उनमें से पहला समस्या ग्रामवासी का ये था कि पेयजल आपूर्ति पाइप टूटी फूटी है, जिसकी मरम्मत पूरी तरह से करवा दी गई है। और दूसरी समस्या ये थी कि आंगनबाड़ी की छत जर्जर अवस्था में है, उसकी मरम्मत भी पूरी तरह से करवा दी गई है। और आखिरी समस्या ये थी कि कोस्टल हाईवे से ढूंढेठा जाने वाले सड़क बारिश के कारण अत्यंत खराब हो चुकी है, जिसकी मरम्मत का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से मरम्मत का काम बाकी है, उसे भी जल्द से जल्द पूरा करवा दिया जाएगा। महोदया, आज इस ग्राम सभा का मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले कृषि संबंधी समस्याओं पर चर्चा की जाएगी, फिर पेयजल संबंधी संकट, महिला एवं बाल स्वास्थ्य, शैक्षिक नवाचार यानी डिजिटल शिक्षा, पंचायत का सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण और खेल के मैदान से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट संबंधी समस्या, प्राथमिक शिक्षा एवं ड्रॉप आउट संबंधी समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। फिर मौसमी बीमारी एवं स्वच्छता संबंधी समस्याएं, प्रधानमंत्री आवास संबंधी समस्या, अन्य बुनियादी समस्या पर भी चर्चा की जाएगी। ये हमारा आज का एजेंडा है। इससे संबंधित किसी को कोई भी प्रश्न या समस्या है वो सरपंच महोदया और उप सरपंच महोदय के सामने रख सकते हैं। माननीय सरपंच महोदय, उप सरपंच महोदय एवं मेरे सभी गणमान्य सदस्यों को मेरा नमस्कार। श्रीमान, मैं इस ग्राम का एक आम किसान हूँ। मेरी समस्या यह है कि इस वर्ष बारिश बहुत हुई है। सामान्यतः सितंबर माह के अंत तक बारिश खत्म हो जाती थी, इस बार नवंबर तक हुई है। इसके कारण हमारी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।
जी ईशान जी, आपकी समस्या सुनी हमने। शायद इससे संबंधित श्याम जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी श्याम जी बताएं। महोदय, वर्षा के कारण तो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा ही पहुंचा है। साथ ही साथ इस वर्ष जो बीज हमें मिला है वो निम्न कोटि के हैं और खाद भी बहुत देरी से मिला, जिससे हमारी फसलों की गुणवत्ता को बहुत क्षति पहुंची है। और एक बात और कहना चाहता हूं महोदया, इस वर्ष जो खाद और बीज हमें दिए गए हैं वो पिछले वर्षों के मुकाबले में अधिक दामों में दिया गया है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस पर कुछ उचित से उचित कार्रवाई करें और हमारे समस्याओं का समाधान करें। मुझे लगता है इस समस्या का बेहतर उत्तर हमारे कृषि सहायक जी दे पाएंगे। कृषि सहायक जी प्लीज अपना उत्तर दीजिए। जी महोदय, बीज एवं खाद का वितरण कुछ तकनीकी कारणों एवं विभागीय अड़चन के कारण निर्धारित समय से थोड़ी देरी से हुआ है। हमें जैसे ही बीज एवं खाद मिले हमने वैसे ही उसका पैक्स उपलब्ध करवा दिया था और इसकी सूचना पीडीओ महोदय अर्थात पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर तक दे दिया गया था। इस पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर कृपया इसके बारे में मैडम को बताएं। नमस्कार महोदय। नमस्कार महोदय, मुझे इसकी सूचना कुछ ग्रामवासियों और कुछ किसानों द्वारा दे दी गई थी और मुझे जैसे ही ये पता चला वैसे ही हमने कई दुकानों में छापेमारी करवाई और कुछ दुकानों में निर्धारित मात्रा से अधिक चीज़ें पाई गई और वैसे ही हमने उन पर मुझे इसकी सूचना कुछ ग्रामवासियों और कुछ किसानों द्वारा प्राप्त हुई थी और जैसे ही मुझे इसकी सूचना प्राप्त हुई वैसे ही हमने कई दुकानों में छापेमारी करवाई और कुछ दुकानों में हमें इसकी निर्धारित मात्रा से अधिक कुछ सामान प्राप्त किए गए और वैसे ही हमने उन पर व्यक्तिगत कानूनी रूप से कार्रवाई कराई और वैसे उसके बाद जो भी सामान बचा था कुछ ग्रामवासियों को बांटा गया और कुछ नहीं। बाकी अगले वर्ष सबको बांटा दिया जाएगा और जो भी मुझसे गलती हुई है सबसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। श्रीमान, कारण जो भी हो लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ है उसका क्या होगा? हम गरीब किसान हैं और पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं। अगर इस साल की फसल भी खराब हो जाएगी तो हम पे तो भारी संकट है ना। हमारी आपकी तरह कोई निश्चित आय तो है नहीं, ये खेती ही हमारा सब कुछ है। अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा आप ही बताइए। अरे रुकिए ईशान जी, घबराइए मत, हम इसका भी रास्ता निकालेंगे ना। हम कृषि सहायक जी की सहायता से आपका जितना भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करवाकर फसल बीमा योजना के तहत आपकी पूरी क्षतिपूर्ति कराएंगे। आप निश्चिंत रहें, हम सभी आपके साथ हैं। धन्यवाद श्रीमान। अगला मुद्दा पेयजल से संबंधित है। कृपया अपनी समस्या सामने रखें। सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। महोदया, मैं पेयजल से संबंधित समस्याओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पेयजल समस्या की ये है कि जो पेयजल की पाइपलाइन है उसके अंदर का जो पानी आ रहा है कभी कभी उसमें दुर्गंध आती है और टीडीएस मीटर पे लेवल चेक करने पे उसके अंदर अशुद्धि की मात्रा नियमित रूप से ज्यादा दिखाती है। कृपया इसका कुछ समाधान ढूंढे, नहीं तो गांववासी बहुत बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा है क्या? बहुत ही अच्छा हुआ कि आपने यह समस्या हम तक पहुंचाई। पानी तो बहुत ही बुनियादी आवश्यकता है, ऐसे में बदबूदार पानी तो बहुत ही बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि ये पानी की टंकी साफ ना कराने के कारण हुआ है। मैं कल के कल ही पानी की टंकी साफ करा देती हूँ। धन्यवाद महोदय। अगला मुद्दा क्या है सरपंच जी? अगला मुद्दा महिला एवं बाल स्वास्थ्य से संबंधित है। जिससे भी इससे संबंधित समस्या है कृपया अपनी समस्या सामने रखें। हम आमरन फलिया में रहते हैं। मैडम, हमारे वार्ड के बच्चे छोटे हैं और आशा दीदी हर बार आकर बच्चों का टीकाकरण करती है, लेकिन इस बार वो आई ही नहीं। बच्चों को सारे टीके देने बहुत जरूरी है ना मैडम। वो टीवी पर अमिताभ जी कहते हैं ना, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। अब बताइए भला, यहाँ तो आशा दीदी ही नहीं आई तो बच्चों का टीकाकरण कैसे पूरा होगा? ये तो समस्या है ना मैडम। ऐसा क्यों है आशा दीदी, क्यों नहीं गई टीकाकरण के लिए? जी महोदय, हम अक्टूबर के महीने में टीकाकरण के लिए आमरन फलिया गए थे
वहाँ हमने पाया कि वहाँ के अधिकतर निवासी उत्तर प्रदेश या फिर बिहार से है। उस समय शायद यह परिवार दीपावली या फिर छठ पूजा के लिए अपने गांव चले गए थे। आप चिंता न करें, हम दूसरे चक्र में नवंबर के अंत या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में फिर से आंगन फलिया जाके सभी बच्चों का टीकाकरण पूरा करवा देंगे। जी धन्यवाद आशा। मैं तलवाड़ा की रहने वाली हूँ। मैं आपको अपने मोहल्ले की एक घटना बताना चाहती हूँ। हमारी पड़ोसन मीनल बेन प्रेग्नेंट थी। उनके तीसरे महीने में जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तब पता चला कि उनके शरीर में हेमोग्लोबिन 7 यूनिट है और विटामिन की भी कमी है। डॉक्टर ने कहा कि उनके शरीर में विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में कम है। वो उनके अपने शरीर के लिए ही पर्याप्त नहीं तो बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी। ऐसा कहते हुए डॉक्टर ने कहा कि मीनल बेन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनका एबॉर्शन कराना जरूरी है। ऐसे में हमें उनका एबॉर्शन कराना पड़ा। महोदया, यह अधिकतर महिलाएं अपने पूरे परिवार का ध्यान तो रख लेती है लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। कृपया आशा दीदी के द्वारा जरूरी विटामिन मिनरल्स की दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए एवं अच्छा खाना तथा स्वस्थ जीवन शैली से संबंधित जागरूकता भी फैलाई जाए। जी बहन, आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है। हम सभी आशा कार्यकर्ता सरपंच जी से मिलकर इस विषय पर विचार करेंगे। साथ ही महिला एवं किशोरी स्वास्थ्य संबंधित जांच का कैंप भी दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में ही आयोजित करेंगे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ही अपनी सहेली से मिलने केरल गई थी, जहाँ मैंने देखा मैं उसके साथ उसके गांव के आंगनबाड़ी गई, जहाँ मैं देखी उनके आंगनबाड़ी में ये सब सामान के संग एक पौष्टिक पाउडर भी मिलता है जो कि बहुत अच्छा होता है। उस पाउडर का खीर या हलवा को बच्चे को खिलाया जा सकता है और वो पाउडर बहुत ही पौष्टिक होता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो पाउडर हमारे आंगनबाड़ी में भी उपलब्ध हो। जी, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। हम इसके बारे में पता लगाएंगे कि यह कौन सा पौष्टिक पाउडर है और कैसे और कहाँ उपलब्ध होगा और जल्द से जल्द हम अपने आंगनबाड़ी के सभी शिष्यों को उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम सभा में चर्चा। मैंने सुना है कि कुछ राज्यों के गांव में पंचायत के द्वारा युवा और कारीगरों को डिजिटल और कौशल परीक्षण दिया जा रहा है ताकि वह स्वरोजगार उत्पन्न कर सके और आत्मनिर्भर बने। क्यों ना हम भी ऐसे ही डिजिटल और स्किल शिक्षा युवाओं को देकर स्वरोजगार उत्पन्न करें और गांव को प्रगति के पथ पर ले जाए। महोदया, ये तो बहुत प्रशंसनीय सुझाव है। हमारे युवाओं के लिए ये बहुत उपयोगी साबित होगा। यहाँ कुछ एनजीओ के कार्यकर्ता मित्र भी बैठे हुए हैं। वे कुसुम जी ऐसी किसी योजना के बारे में मुझसे कह तो रही थी। बताइए कुसुम जी, आपके पास कुछ योजना है क्या? जी महोदय, हमारे एनजीओ का एक योजना है जिसमें डिजिटल भारत के तहत हम गांव के युवाओं को डिजिटल एवं कौशल प्रशिक्षण देने वाले हैं, जिसमें हमारा ट्रेनर गांव को युवाओं को और महिलाओं को एआई, कंप्यूटिंग और कुछ रोबोटिक का प्रशिक्षण देने वाले हैं, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि यह प्रशिक्षण कम पैसे में या फिर मुफ्त में उपलब्ध करा जा सके ताकि हमारा गांव और पंचायत विकसित हो सके। बहुत सुंदर, ये तो बहुत ही अच्छे विचार है। हम जरूर इस पर कार्य करेंगे और पंचायत भी इसमें यथासंभव अपना सहयोग देगी। सचिव जी, अगला मुद्दा क्या है? पंचायत का अगला मुद्दा पंचायत का सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण और खेल के मैदान से संबंधित है। कृपया अपनी समस्याएं सामने रखें। महोदया, मेरी भी एक शिकायत है। कुछ दिन पहले पंचायत के सौंदर्यीकरण के लिए पंचायत भवन और उसके आसपास लगे आम और नीम आदि के पेड़ों को कटवाकर बहुत ही करीने से फूल और पाम के पेड़ लगवाए, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ खास लाभ नहीं है। उसी स्थान पर अमरूद, जाम, आम के पेड़ थे जिनसे फल भी मिलता था और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे थे। वैसे भी दमन में कई सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो साफ हवा के लिए नीम के पेड़ ही रखने चाहिए। महोदय, थोड़ी सुंदरता के लिए हमने पंचायत भवन के आगे पाम और फूल के पौधे लगवा दिए थे ताकि पंचायत सुंदर दिखे। लेकिन हाँ, आपका कथन भी सत्य है। हम पंचायत भवन के पीछे वाले स्थान पर आम, अमरूद, नीम आदि के पेड़ लगवाए हैं, जिससे हमें छाया और फल मिले और पर्यावरण संतुलन भी बना रहे।
महोदया, हमारे गांव में एक भी खेल का मैदान नहीं है, जिसके कारण बच्चे गांव की सड़कों और गलियों में क्रिकेट, कंचे, कबड्डी जैसे खेल खेलने में बाध्य हैं, जो उनकी और ग्रामवासियों के लिए खतरनाक है। दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। कभी कभी बच्चे खुले मैदान में खेलने की लालच में अपने दोस्तों के साथ दूसरे गांव की बने क्रिकेट मैदान में खेलने चले जाते हैं, जो बच्चों की सुरक्षा के नजरिए से सही नहीं है। महोदय, पंचायत विकास प्रतिनिधियों के नेतृत्व में हमने ग्राम विकास और सौंदर्यीकरण योजना के तहत गांव के बच्चों के खेलने के लिए खेल के मैदान का प्रस्ताव भेज दिया है और बाल उद्यान का कार्य को भी तेज करवा दिया है। कुछ ही दिनों में हमारे गांव में बालकों के खेलने के लिए खेल के मैदान और बाल उद्यान दोनों ही उपलब्ध होंगे। नमस्ते महोदया। गांव के कई सार्वजनिक स्थानों और गलियों में अंधेरा रहता है। कुछ ही स्थान पर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध है, लेकिन अधिकतर जिन गलियों में लोगों का रोजाना आना जाना रहता है, वहाँ पर तो स्ट्रीट लाइट उपलब्ध ही नहीं है, या तो फिर वो काम ही नहीं करती मैडम। ऐसे में वहाँ के राहगीरियों, विशेषकर महिलाओं और किशोरियों को बहुत ही समस्या होती है और ये सुरक्षित भी नहीं है। कृपया इसका भी समाधान किया जाए। जी हाँ, आपके द्वारा स्ट्रीट लाइट की समस्या के ऊपर ध्यान आकर्षित करना तारीफ के काबिल है। यह न केवल हमारे गली मोहल्ले के प्रकाशन से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा से भी संबंधित है। अटल ज्योति योजना के तहत हर वार्ड में 10-10 सोलर लाइट लगाने की योजना है, जिसके तहत कई वार्डों में यह कार्य हो चुका है और अन्य वार्डों में यह कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। कुछ ही दिनों में हमारा गांव रात्रि के समय जगमगाता हुआ दिखाई देगा और सोलर लाइट की मदद से हमारे गांव में बहुत मात्रा में बिजली की भी बचत होगी। जी सरपंच जी, धन्यवाद। सचिव जी, अगला मुद्दा बताइए। अगला मुद्दा शिक्षा से संबंधित होगा। कृपया अपनी अपनी समस्याएं सामने रखें। नमस्कार महोदया, मैं मयूर पटेल चीकूबाड़ी से एक एसएमसी अभिभावक हूँ। महोदया, हमारे यहाँ के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों और छात्राओं का ड्रॉप आउट बढ़ता जा रहा है। जब हमने किसी अभिभावक से बात करी, तब हमें पता लगा कि विद्यालयों में छात्र और शिक्षक के रेशियो में भारी अंतर है। छात्र तो स्कूल आना चाहते हैं, पर वहाँ पे शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है, और तो और मिड डे मील में भी विविधता नहीं है, जिसके कारण बच्चे को पसंद नहीं कर रहे हैं और स्वच्छता में भी कमी आई है। कृपया करके इसका कोई समाधान निकालिए। महोदय, आपने जो 3 प्रश्न पूछे हैं, मैं उनका बारी बारी उत्तर देता हूँ। हाँ, ये बात सच है कि हमारे विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, लेकिन यह तो राज्य स्तरीय द्वारा ही भरा जा सकता है। लेकिन हम इस पर एक सर्वे अवश्य करवा सकते हैं, जिसमें जिन विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, हम अपने एनजीओ मित्र की सहायता से यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन विद्यालयों में शिक्षा सुचारू रूप से चले। अब मैं मिड डे मील सुपरवाइजर महोदया, कृपया आप बताइए कि मिड डे मील की क्या समस्या है। नमस्ते महोदय, हमारा मिड डे मील सिलवासा के एक एनजीओ द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। एनजीओ के फंड और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनकी कोशिश यही रहती है कि विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन मिले। ऐसे में स्वाद और विविधता की ओर उनका ध्यान कम रहता है। फिर भी हम हमारे हेडमास्टर जी से अनुरोध करेंगे कि वह एनजीओ कार्यकर्ता के साथ एक बैठक लें और कोशिश करें कि एक ऐसा मेन्यू तैयार करें जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी हो। चीकूबाड़ी वार्ड सदस्य सुधांशु जी, आप बताइए विद्यालय में स्वच्छता संबंधित समस्याएं क्यों हो रही है। नमस्कार महोदय, विद्यालय में स्वच्छता संबंधित शिकायतें मुझे पहले भी मिल चुकी है। मैं स्वयं जाकर पता लगाया तो पता चला कि साफ सफाई कर्मचारी अभी कुछ घरेलू समस्याएं के कारण छुट्टी पर है, जिनके वजह से साफ सफाई नहीं हो पा रही है। मैं इस समस्या पर काम कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द यह समस्या दूर हो जाएगी। नमस्कार महोदया, मैं दलित समूह प्रतिनिधि हूँ और मुझे भी कुछ कहना है। महोदया, हमारे यहाँ के कुछ विद्यार्थी हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती, जबकि वह उसके योग्य है। महोदय, यह तो सही बात नहीं है ना।
जो प्रतिभाशाली और गरीब बच्चे उनको तो अपना हक मिलना चाहिए। इससे उनके निराश माता पिता इन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं भेजना चाह रहे। सचिव महोदय, आप व्यक्तिगत रूप से सभी विद्यालय में जाकर ये पता लगाएं कि किन किन विद्यालयों में योग्य विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है और इसका क्या कारण है। और हाँ, जल्द से जल्द इसका पता लगाएं और निदान ढूंढें ताकि ड्रॉप आउट कम हो सके। किंतु महोदय, ड्रॉप आउट का कारण सिर्फ यही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बालिका विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। नमस्कार महोदय। महोदय, हमने तो विद्यालय स्तर पर इसका पता लगाने की कोशिश की है। दरअसल दमन एक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ अधिक संख्या में प्रवासी लोग रहते हैं जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान से हैं। महोदय, अब कभी उनके गांव के घर में कोई बड़ी समस्या हुई जिसके कारण घर की महिलाओं को अपने गांव वापस जाना पड़े, ऐसे में तो वो अपनी पुत्री को यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि पिताजी तो काम पर जाएंगे, पीछे से पुत्री का देखभाल कौन करेगा, इसलिए वह उससे अपने साथ ले जाती है। इस कारण बालिका ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। किंतु महोदया, हमें ये पता चला है कि हमारे जाननेवाड़ी के पास वाले एक विद्यालय में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय ही नहीं बनाए गए हैं, जिनकी वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। यह उनके स्वास्थ्य और गरिमा दोनों ही दृष्टि से उचित नहीं है। यह तो एक बुनियादी ज़रूरत होती है जिसकी ज़रूरत आपको, मुझे और सभी को पड़ती है। अगर यही उपलब्ध नहीं होगा तो छात्राएं विद्यालय कैसे जा पाएंगी? इसी वजह से छात्राएं विद्यालय छोड़ देती हैं। ऐसा है क्या उप सरपंच जी? आप पता लगाएं। अगर यही असली कारण है तो हमें बालिकाओं के अलग शौचालय के निर्माण कार्य को प्राथमिकता देनी होगी। अवश्य है, हम बालिकाओं के लिए अलग शौचालय का निर्माण जरूर करेंगे ताकि हमारी बालिका वापस स्कूल लौट सके। सचिव जी, अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा मौसमी बीमारी, स्वच्छता एवं कचरा के निस्तारण से है। यदि किसी को कोई समस्या है तो बता सकते हैं। महोदय, पिछले साल हमारा दमन मलेरिया मुक्त राज्य बन गया था। किंतु इस साल बहुत अधिक बारिश हुई और जल जमाव भी हुआ है, लेकिन इस बार एक बार भी मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव नहीं हुआ है। इस बार बारिश के बाद हमारे तालाब फलिया में कचरा ले जाने वाली गाड़ियां भी नियमित रूप से नहीं आती है। इसकी वजह से हमारे गली मोहल्ले में कचरा ढेर सारे इकट्ठा हो गया है। महोदया, ऐसे में मच्छर और मक्खियों में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। मैडम, ऐसे में तो बीमारियां फैलेंगी ही ना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप सभी को पता ही होगा कि सरपंच का चुनाव अभी लड़ा गया है और अब हम सारी कार्यों की योजनाओं को अलग ढंग से बना रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर ही हम युद्ध स्तर पे स्वच्छता का कार्य शुरू कर देंगे। और जहाँ तक बात कचरे वाली गाड़ी की है, तो पिछले कुछ दिनों से हमारे स्वच्छता कर्मचारी अपना महानताना बढ़ाने के लिए हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन मुझे बताते हुए ये खुशी महसूस हो रही है कि वे काम पर लौट चुके हैं और हमने उनकी मांगों को मान लिया है। अब उनका महानताना 290 रुपये से बढ़ाकर 340 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। वे काम पर लौट चुके हैं और जल्द ही आपके मोहल्लों में कचरे वाली गाड़ी का आना प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद महोदय। प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित यदि किसी को कोई समस्या है तो बता सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। महोदया, मैं निम्न एवं कमजोर वर्ग से आता हूँ और साथ ही साथ बहुत गरीब हूँ। हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के लिए आवेदन किया था, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। मेरी यह शिकायत है कि हमारे मोहल्ले में मेरे घर के पीछे जिग्नेश भाई रहते हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है और जिग्नेश भाई की आय मुझसे अधिक है। मेरी आय मुझसे काफ़ी कम है, लेकिन मेरे आवास का आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। यह तो गलत हुआ है ना मैडम? जो मुझसे ज़्यादा कमाता है और मुझसे आय में भी बड़ा है, उसे घर मिल गया, लेकिन मुझे तो नहीं मिला। मैडम, कुछ तो गड़बड़ है ना? सचिव जी, ऐसी गड़बड़ी कैसे हुई भाई? जी मैडम, मैं अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर से पता करता हूँ। शुभम जी, कृपया चेक करके बताइए।
जी, इनके केस में कुछ तकनीकी अड़चन है। जब सर्वे के लिए सदस्य गए थे तो पता चला कि किशन भाई जी के घर की दीवारें ईंटों की बनी हैं। अगर घर की दीवारों में ईंटें लगी हैं तो उसे पक्का मकान बना जाएगा। रही बात आय की, तो किशन भाई की आय जिग्नेश भाई से कम है, और लेकिन जिग्नेश भाई के घर के सदस्य किशन भाई के घर के सदस्य से ज़्यादा है। इसलिए उनकी प्रति व्यक्ति आय का औसत देखा जाए तो जिग्नेश भाई की आय कम है, इसलिए उनके आवास का आवेदन पास हो गया है। अब आपको समझ में आया किशन जी? अगर अभी भी आपको कोई संदेह है तो आप कल पंचायत ऑफिस आ जाइए, हम मिल करके इस विषय पर बात करेंगे। कोई और समस्या? किसी और को कुछ कहना है? हाँ बेटा, मुझे कुछ कहना है। बेटा, मेरा नाम मीलन बहन है और मैं 72 साल की एक बुजुर्ग और गरीब महिला हूँ। बेटा, मेरे बहू बेटा सूरत में रहते हैं और वहाँ पे वो मेहनत मजदूरी करते हैं और जो पैसे मिलते हैं और उससे खुद का घर चलाते हैं और जो बचते हैं मुझ तक पहुँचा देते हैं। बेटा, अब मेरी बहू की भी तबीयत खराब है और इस हालत में उसके पास भी पैसे नहीं है और मुझ तक भी पैसे नहीं भेजा पा रहा। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। बेटा, मुझे सहायता दियो। आप बैठ जाए अम्मा, हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। मैं पीडीओ महोदय से ये आपकी विधवा पेंशन की सिफारिश करूंगी, पर इसमें थोड़ा समय लग सकता है। तब तक के लिए मैं अपने एनजीओ सहायक से ये निवेदन करूंगी कि जब तक अम्मा को पेंशन मिले तब तक उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि अम्मा को सहारा मिलता रहे। ठीक है अम्मा? हाँ बेटा, जुग जुग जियो। किसी और ग्रामीण वासियों को कोई समस्या है? मुझे लगता है कि आज की सभा में सभी विशेष मुद्दों पर हमने वार्तालाप कर लिया है। अब सचिव जी, आज की सभा में समृद्धि से प्राथमिकता के आधार पर लिए गए निर्णयों की सूची बनाइए और ग्राम सभा में उपस्थित सभी लोगों को सुनाइए। जी महोदय, वैसे तो आज जितने मुद्दे आप सभी के द्वारा उठाए गए वो सभी गांव के प्रगति के लिए अति आवश्यक है। उन सभी कार्यों को हम जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे, किंतु कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिन पे तुरंत कार्य करने की अति आवश्यक है। प्राथमिकता के आधार पर होने वाले कार्यों की सूची कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले पेयजल हेतु हैंडपंप लगवाना, महिला एवं किशोरी स्वास्थ्य जांच एवं बीमारियों की रोकथाम, विद्यार्थियों को ड्रॉप आउट को रोकना और योग्य विद्यार्थी हेतु स्कॉलरशिप, और चौथी और आखिरी फसल बीमा द्वारा किसानों की क्षतिपूर्ति। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है पंचायत के बजट और फंड के अनुसार धीरे धीरे करवा दिए जाएंगे। मेरे विचार से आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र केवल पुस्तकों का अध्याय नहीं बल्कि वह एक जीवित प्रक्रिया है जो ग्राम से राष्ट्र तक जीवन देती है। हमारे छात्रों ने जिस परिपक्वता, संयम और समझ के साथ ग्राम सभा का संचालन किया वह भावी भारत की एक सुंदर झलक है। गांव की पगडंडी से उठता है राष्ट्र प्रभु, युवाओं की आवाज में है भविष्य संभव। यही सीख, यही संदेश हम सबका बाधे में विकसित भारत के स्वप्न में हर मन रथ हो चले। अब मैं हमारे उप संयोजक मिथुंजय सर को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद रिदिता। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, आज के इस लोकतंत्र की पाठशाला में उपस्थित हुए हमारे मुख्य अतिथिगण, हमारे विद्यालय के सभी विद्वत शिक्षकगण, सहयोगी स्टाफ एवं इस देश के नौनिहाल प्यारे बच्चे, सभी को मेरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून। आज अपना विद्यालय बहुत ही गौरवमय दिन मना रहा है, क्योंकि अपने विद्यालय का आज यह अवसर मिला कि लोकतंत्र की जड़ों को कैसे मजबूत करें,
स्कूल स्तर से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए। और वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का यह सपना है कि कैसे अपने देश को 2047 में विकसित बनाए। और भारत का विकास तभी संभव है जब हमारे गांवों का विकास होगा। और गांव की विकास की जब बात आती है तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की अगर बात न की जाए तो अधूरी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय है। तो हम लोग जो आज की कार्यशाला का आयोजन किए तो इसमें हम लोग इसका सबसे निचला लेवल जिसे हम क्या है ग्राम सभा कहते हैं, कैसे गांवों का विकास होता है, कैसे सरपंच का चुनाव होता है, कैसे अपनी बातों को क्या है मर्यादित तरीके से करना है। क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है, मैं अतिथि गणों को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी लोकतंत्र की परंपरा पूरे विश्व में सबसे प्राचीन है। अगर इतिहास देखा जाए तो लोकतंत्र की एक गरिमा होती है, उसमें भाषा की मर्यादा होती है। तो उस मर्यादा को क्या है बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि यही जो नौनिहाल है कुछ वर्षों में इनकी उम्र 21 साल हो जाएगी और यह पंचायत सदस्य के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री का यह स्वप्न है कि क्यों नहीं हम स्कूल स्तर से ही बच्चों को ट्रेनिंग दे दें ताकि हमारा जो है लोकतांत्रिक पद्धति वह क्या है अच्छा। अब मैं बात करता हूं सर इस प्रोग्राम में जो सबसे पहले कीमती समय, आज की यह 21वीं सदी में अगर सबसे कोई कीमती चीज है तो किसी भी व्यक्ति का समय है। हम अपने विद्यालय की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने पंचायत सरपंच सविताबेन पटेल को एवं मीनाक्षी बेन पटेल को कि इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए क्या है दिया। साथ ही साथ हमारे अशोक भाई, भरत भाई, इन्होंने ये जो प्रोग्राम में जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं, हम लोगों ने इनकी थोड़ी समस्या बताई और बेहिचक इन्होंने आकर हमारी व्यथा सुनी विद्यालय में और तुरंत डेकोरेशन वाले को इन्होंने आदेश दिया कि सर को आप मदद कीजिए, इन्होंने व्यवस्था दी। तो हम अपने विद्यालय परिवार की तरफ से भारत भाई को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे कार्यक्रम में ये सहभागी बने। जहां तक मॉडल यूथ ग्राम सभा के आयोजन की बात है तो इसके सूत्रधार हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनर पंचायत से श्री विश्वनाथ देवड़े सर को मैं आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने अक्टूबर में आकर सिलवास और हम दमन के क्या है शिक्षकों को इन्होंने अच्छी सी ट्रेनिंग दी और हमसे लगातार फोन पर फीडबैक लेते रहते थे, गाइडलाइन देते थे कि सर कैसे आयोजन करना है और हमारा आयोजन हो कि हमारा दमन जो है और विद्यालयों से अच्छा हमारा कर सके। तो ये भी सर अपनी प्रतिष्ठा देख रहे थे कि हमारा प्रतिष्ठा सर दांव पर नहीं लगना चाहिए। मैं इनसे वादा किया था कि सर आप आश्वस्त रहिए सर, जब भी प्रोग्राम करूंगा तो हमारा अच्छा ही होगा। तो मैं सर को धन्यवाद दूंगा कि इतनी अच्छी हम लोग को ट्रेनिंग दिए और अपनी गरिमा में उपस्थिति भी आज के दिन दर्ज किए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि हमारे जितने प्रतिभागी हैं सर, हम लोग का ये जो तैयारी है 1 सप्ताह की तैयारी है। सबसे पहले हम लोग के पास क्या है चैलेंज था टीम बनाना। और आपको मैं बताता हूं कि हमारे सराउंडिंग के जो भी विद्यालय जहां जहां ये आयोजन हुआ है, हमारी टीम सर सबसे बड़ी टीम है। क्योंकि हमारे क्या है ऊपर से सर जो जब भी ट्रेनिंग होती है बताया जाता है या हमारे क्या समिति से भी जो पदाधिकारी आते हैं कि कोई भी प्रोग्राम में अधिक से अधिक बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए। तो सर हमने देखा कि चाहे स्वागत गान हो, चाहे राष्ट्र जागरण गीत हो, हमने सर कोई म्यूजिक प्ले करके नहीं करवाया, बच्चियों ने म्यूजिक सर के क्या है नेतृत्व में तैयारी करके उन्होंने क्या है अपना क्या है प्रोग्राम दिखाया। साथ ही साथ हमने इसमें 46 सदस्यों को क्या है रजिस्ट्रेशन किया और सारे बच्चों को सर विश्वास नहीं होगा, आज के मात्र 2 दिन पहले स्क्रिप्ट हम लोग दिए थे। क्योंकि हमारा स्क्रिप्ट पूरी तरीके से हम लोग क्या है रात दिन उसमें काम किए। हमारे क्या है हिंदी की प्रख्यात शिक्षिका डॉक्टर कविता उपाध्याय, उनके क्या है सहयोग से मैं 2 दिन क्या है अथक प्रयास करके स्क्रिप्ट तैयार किया।
इसके बाद समस्या थी कि इन बच्चों को उसकी तैयारी करना। कल बच्चे दिन भर इसकी तैयारी में रहे और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा बच्चे एक दिन में डायलॉग क्या बोल देंगे। लेकिन मुझे सर बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे सारे प्रतिभागियों ने विश्वास पर खरा उतरे और मैं इनको धन्यवाद देता हूं। इनका क्या है कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन करना, इनका क्या है जितना क्या है तैयारी हुआ है, निर्णय लिए गए हैं, सबको टाइपिंग करके अपलोड करना। तो इसमें हमें सहयोग क्या है, हमारे लाइब्रेरियन बहुत ही तेज तरार जानकार है सुश्री अनिमा कुमारी तथा कंप्यूटर टीचर सपना कुमारी, इन्होंने क्या है सहयोग किया और इनकी तकनीकी मदद के द्वारा यह प्रोग्राम इतने कम समय में तैयार हुआ। इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद सर हमारा एक रेसिडेंशियल स्कूल है और हमारे सर केवल 2 बजे तक ही नहीं, हमारे सर रात भर तक, क्योंकि बच्चे हॉस्टल में उनको क्या मेस में खाने का इंतजाम करना, उनको शाम की काउंटिंग करना, उनकी रक्षा सुरक्षा, उनकी स्वास्थ्य का ख्याल करना, तो इसके लिए सारे स्टाफ हम लोग 24 आवर सर कार्य करते हैं। तो इसमें हमारे जितने भी सहयोगी शिक्षक हैं, सारे सहयोगी शिक्षक, हमारी नर्स मैडम, चूंकि बच्चों को क्या है स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी न हो, हमेशा मुस्तैद रही। अब इस प्रोग्राम में हम लोग क्या है ओवर रिहर्सल जो भी किए उसमें भी क्या वो मुस्तैद रही कि कोई बच्चा क्या है बीमार न हो, कोई बच्चा डिप्रेशन में ना आए, उसके लिए हमारे काउंसलर सब भी क्या है मुस्तैद थे। तो हम इन सारे क्या है स्कूल के क्या स्टाफ मेंबर, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस प्रोग्राम को संपन्न करने में इन्होंने सहयोग दिया। इससे आगे बढ़ता हूँ सर, ये सारे स्क्रिप्ट की टाइपिंग करना, प्रिंट निकालना, इसके लिए हमारे ऑफिस में जो स्टाफ है वो लोग भी बिना कोई थकान के, बिना कोई उनकी चेहरा पर सिकन का, जब जब उनसे मैं प्रिंट मांगा तुरंत प्रिंट निकाल कर दिए। और मैं अपने प्राचार्य महोदय को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि हम जैसे जैसे उनको प्रोग्राम बता रहे थे उन्होंने कहीं उसमें रोक टोक नहीं की, कहे कि सर आप जैसे चाहेंगे वैसे प्रोग्राम होगा, जो सहयोग चाहिए वो मैं सहयोग दूंगा। और वो भी अपने बात पर क्या है अड़िग रहे और हम लोग प्रोग्राम को सुचारू रूप से संचालित कर सके। तो इस प्रकार ग्राम सभा का आयोजन किया। मैं मेरी पूरी टीम के साथ पॉलिटिकल में 20 साल से जुड़ा हूँ। मैंने ऐसी ग्राम सभा कहीं नहीं देखी और मैं दिल से कहता हूँ कि ऐसी ग्राम सभा जो हमारे दमन में 17 पंचायत है और मैं चाहता हूँ कि ये सारे ग्राम सभा की रील सभी पंचायत के सरपंचों देखे और इस तरह का ग्राम सभा हो, क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं। जिस तरह सरपंच अपना सजेस्ट कर रहा था, जिस तरह सचिव अपना सजेस्ट, जिस तरह एनजीओ सारे गांव के सब की जो रिक्वायरमेंट थी, जो समस्या थी, उसको किस तरह हल करना और किस तरह आप लोगों ने उसको समझाया, बात किया। मुझे लगता है कि ये हम लोग जो पॉलिटिकल में हम तो कुछ भी नहीं है, आप हमसे 100 गुना ज़्यादा पॉलिटिकल में है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि पॉइंट मैंने ध्यान से सुना, जिस तरह लोगों समस्या बता रहे थे, सरपंच अपना जवाब दे रहा था, डेप्यूटी सरपंच दे रहा था, सचिव दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि सही में अपने अगर ऐसी टीम चली तो हमारा देश, जो आदरणीय देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व है कि हमारा देश को विकसित भारत बनाना, तो मुझे लगता है कि ये दिन अब दूर नहीं है। क्योंकि आपकी जो ये टीम जो बनी है, मैं सही में हृदय से जितना कम मैं आपकी तारीफ करूं उतना कम है, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं आशा करता हूं कि हमारे दमन की पूरी पंचायत, सारी पंचायत इसी तरह ग्राम सभा करे ताकि हमारा 17 पंचायत का भी इसी तरह जो भी समस्या हो, जो भी डेवलपमेंट हो, वो काफ़ी अच्छी तरह से हो। मैं हृदय से सरपंच मैडम, सचिव सर को और पूरे ये टीम चुने हुए मेंबर्स, एनजीओ के मेंबर्स और गांव के बच्चे, जिस तरह गांव लोगों ने समस्या की बातें रखी, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मैं आप लोगों को यहाँ से हम सीख के जा रहे हैं कि हमें भी हमारी पंचायत को इसी तरह चलानी चाहिए ताकि लोगों की समस्या का हल हो सके। भारत माता की जय।